चले भाई स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके सो आज कॉस्टिंग के अंदर एक नया एरिया स्टार्ट होने जा रहा है हमारा, और मार्जिनल कॉस्टिंग जैसे कि आप सब जानते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग हम कर रहे थे, काफी टाइम से कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग इससे पहले जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर भी यही ही एरिया होता था, तो हमने कवर कर लिया था। मार्जिनल कॉस्टिंग की क्योंकि ब्रांचेस बहुत सारे हैं तो इसलिए इट टेक्स टाइम। सबसे पहले हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर किया ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस जिसे हम कहते हैं। फिर हमने सेकंड टॉपिक किया लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस जो हमने लास्ट क्लास के अंदर खत्म किया, और अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिसीजन मेकिंग यानी रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग। इससे रिलेटेड मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे, बेशुमार क्वेश्चन है पास पेपर्स के अंदर डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस के ऊपर। कि वो आपको एक सिनेरियो देगा और सिनेरियो के बाद कंडीशन के बाद आपसे बोलेगा भाई अब बात डिसीजन में क्या करना चाहिए, कौन सा डिसीजन फेवरेबल है और कौन सा डिसीजन अनफेवरेबल। थ्योरी इज वेरी कैलकुलेशन प्रॉपर। सो मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग, यस बिल्कुल इन सारे डिसीजंस के अंदर हम बात करेंगे। बहुत सारे डिसीजंस, मेक और बाय डिसीजंस भी हैं, शट डाउन डिसीजंस भी हैं, और एक्सेप्टिंग द ऑर्डर बिलो द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, ये सारी बातें आज हम करेंगे आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं। जरा ऑनलाइन स्टूडेंट बड़े जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर दें इन द कमेंट सेक्शन ताकि हम फिर अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकें। यस टॉपिकल बात से ही करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आज लेक्चर होगा, सेशन होगा। हो सकता है कि कुछ आज मेरी खुद की बनाई एग्जाम्स भी होगी। सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या था? मार्जिनल कॉस्टिंग। अब जब बात होती है मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग की, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस। सबसे पहली ब्रांच आ जाती है मेक और बाय डिसीजंस। दूसरी हमारे पास कैटेगरी आती है शट डाउन डिसीजंस। तीसरी कैटेगरी आ जाती है हमारे पास ऑप्शंस। ये तीन मेन कैटेगरी है। तो चौथी कैटेगरी भी एक है, लेकिन वो ऑलरेडी कर चुके हैं, लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस, ठीक है, तो वो उसको लिखना है। तो इसलिए ये तीन कैटेगरी जो आज आप लोगों को सिखाते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग होती कैसे। जी स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को होपफुली अभी तक सारी बातें क्लियर होंगी। अभी तक ऑडियो वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा जल्दी से बता दीजिए, पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया गया, बाद में कोई इशू ना हो एज सच। हेलो 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 जी, तो बात स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बात हम स्टार्ट करेंगे मेक और बाय डिसीजंस। अब मेक और बाय डिसीजंस का क्या मतलब है? देखिए, कभी कभार क्वेश्चन के अंदर आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा। वो सिनेरियो ये होगा कि अक्सर आप लोगों ने जब भी क्वेश्चंस देखे हैं तो उन क्वेश्चन में देखा होगा कि वी आर प्रोड्यूसर्स, वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग। हम कोई ना कोई यूनिट बना रहे हैं, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो कोई भी यूनिट है, ठीक है। हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अक्सर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वी आर मेकिंग द प्रोडक्ट। लेकिन सम टाइम आपको ऐसा सिनेरियो दिया जाएगा कि अगर हम प्रोडक्शन की जगह किसी से खरीद ले तो, यानी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों की फैक्ट्री है,
अब उस फैक्ट्री के अंदर आप लोग एक प्रोडक्ट बनाते हो जो आपको $10 का पड़ता है, उसकी कॉस्ट $10 है। अब आपको कोई आपका फ्रेंड ये बोले कि यार तुम फैक्ट्री चला रहे हो, प्रोडक्शन करते हो, इतनी मेहनत करते हो, ये सारी चीजें करने के बाद भी तुम्हें $10 का एक यूनिट पड़ता है, मैं तुम्हें चाइना से $8 का यूनिट का दिला देता हूं। चाइना से खरीद के तुम्हें $8 पर यूनिट का पड़ेगा। तो एक नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा, यार ये तो अच्छा है, हमें इतनी बड़ी प्रोडक्शन करना है, इतनी फैक्ट्री को संभालना है, इतनी झंझट झेलना, उसके बाद भी $10 का मुझे प्रोडक्ट पड़ता है, तो ये $8 का ही खरीद लेना चाहिए। यानी वो तो फॉरन यूं डिसीजन लेगा, बोलेगा हाँ भाई ठीक है मैं तो खरीद लेता हूं, बंद नहीं कर, मैं कर देता हूं। तब उस क्वालिटी भी सेम अज्यूम करते हैं, क्वालिटी भी सेम है, हर चीज सेम है, तो एक नॉर्मल इंसान तो बोलेगा कि सही है, सस्ता है तो खरीद। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग वाला यूं नहीं सोचता है। मार्जिनल कॉस्टिंग वाला, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट आर इररिलेवेंट, इट इज कंसिडर्ड इररिलेवेंट। वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर सोचता है, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर सोचता है। सारी डिसीजन मेकिंग उसकी बेस करती है वेरिएबल कॉस्ट पे। तो ये जो $10 पर यूनिट मैंने आपको बताया, तो इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी तो शामिल होगी। ये तो मैंने टोटल कॉस्ट बताई है ना, आप एक यूनिट की टोटल कॉस्ट है, तो इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्लूडेड होगी ना। फिक्स कॉस्ट को आप क्यों कंसिडर कर रहे हो? मार्जिनल कॉस्टिंग की तो ये प्लानिंग, ये थिंकिंग है ही नहीं ना, इसका तो एक विजन ही है ना कि भाई फिक्स कॉस्ट को हटा के फैसला कीजिए, फिक्स कॉस्ट तो इररिलेवेंट होती है। सो मार्जिनल कॉस्टिंग जब भी डिसीजन लेगा तो वो डिसीजन किस बेसिस पे लेगा, रूल लिखवा देता हूं, फिर एग्जांपल से समझा भी देता हूं। रूल ये है, इफ द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is lower than the purchase price, तो फिर इस केस के अंदर आपने डिसीजन जो आपका होना चाहिए इज मेक, यानी अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है उससे कम है, तो फिर तो बनाना ही अच्छा है ना। क्योंकि अगर मुझे खुद से बनाने में बाहर वाले से सस्ता पड़ता है, फिक्स कॉस्ट को साइड कर देते हैं, मैं अभी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं। तो इस केस के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है कि आपको बनाना चाहिए, प्रोडक्ट को बनाते रहना चाहिए। और अगर ऑपोजिट हो जाता है तो वाइस वर्सा, उल्टा कर दीजिए। यानी अगर ऐसा हो जाता है कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपकी बढ़ जाती है और उससे भी आपको सस्ता मिल रहा है मार्केट के अंदर, तो फिर आप बोल सकते हैं ठीक है, प्रोडक्शन को स्टॉप करके खरीद लेना चाहिए क्योंकि सस्ता मिल रहा है। अब ये बात समझ आएगी कि एग्जाम्पल से आपको, ठीक है, उस एग्जाम्पल से और क्लैरिफाई हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल, ये डिसीजन, ये आपका रूल लिखने के बाद ये एग्जाम्पल भी लिखना। Mr. Q is producing watches for kids. Following are the details. जी जी बिल्कुल, अभी सिर्फ मेक और बाय डिसीजन, फिर उसका शट डाउन उसका बताता हूँ। फॉलोइंग आर द डिटेल्स। मटेरियल की जो कॉस्ट है मेरी $10, लेबर की जो कॉस्ट है $5, वेरिएबल, यस इसी की एग्जांपल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $3, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट $2। टोटल कॉस्ट पर यूनिट मुझे कितनी पड़ेगी, 20, ऐसे ही है। अब मिस्टर क्यू रिसीव्ड an offer from a wholesaler
to purchase the same quality watches at a rate of $19. Now in this situation, in this scenario जो कि मैंने आप लोगों के सामने एक रखा है, एक लेमैन इंसान, एक आम इंसान क्या बोलेगा? सस्ता पड़ रहा है भाई, $1 की बचत है, एक घड़ी में $1 की बचत है। तो एक आम इंसान जिसे मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो बोलेगा ठीक है बंद करो, होलसेलर से खरीदो, वो अपनी प्रोडक्शन बंद कर देगा। लेकिन क्या प्रोडक्शन बंद करने से फैक्ट्री का रेंट भी बंद हो जाएगा? बोलो भाई, वो तो उतना ही जा रहा है। एम्प्लॉयज की सैलरी भी बंद हो जाएंगी क्या? वो तो उतनी ही जा रही है। ऐसे बहुत सारी फिक्स कॉस्ट हैं, वो तो अपनी जगह उधर ही है। लेकिन क्योंकि अकल से फैसला नहीं किया उसने बस जज्बाती में उसमें सारी कैलकुलेशन करे बगैर फैसला कर लिया कि यार ये तो 20 का बन रहा है, मुझे तो 19 का मिल रहा है, चलो भाई डन करो। ये हो जाता है बैड डिसीजन। जब भी मैंने कहा था, जब मैंने आप लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करवाया था, कि मार्जिनल कॉस्टिंग मैनेजमेंट के नजदीक बेटर कॉस्टिंग मेथड है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से सेन डिसीजन लिए जाते हैं, समझदारी के डिसीजन लिए जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल, क्या रूल है? If the variable cost of production is lower than the purchase price, तो first of all इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ढूंढनी है। वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है? 10, 5 और दैट मीन्स टोटल इज 18। तो हम यहां पे जब सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो हम यहां पे लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज $18, और साथ साथ जो ऑफर है होलसेलर की, वो कितने की है? $19। इसके मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी अभी भी उस ऑफर से, तो इस सिचुएशन के अंदर डिसीजन हमारा क्या होगा? मेक इट, डू नॉट नीड टू बाय। यहां पे बाय करने की जरूरत नहीं है, उल्टा नुकसान हो जाएगा। इस तरह से मार्जिनल कॉस्टिंग आपको एक अच्छे फैसले को करने में हेल्प करता है। यस यार, इस तरह से नहीं होता है ना, आपको एम्प्लॉयज की तो फिर भी जरूरत तो होगी ना यार। देखो, एक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है संक कॉस्ट, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। संक कॉस्ट का मतलब होता है कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपने कॉस्ट पे कर दी हो, कॉस्ट कमिट भी हो गई ना, वो भी संक है। अब रेंट होता है यूजुअली वो पूरे साल का होता है, उसके ऊपर डिपॉजिट भी दिया हुआ होता है। मजाक थोड़ी कि किसी भी टाइम पे बंद करके निकल जाओगे। सैलरीज आपको एम्प्लॉयज को देनी, तो मजाक थोड़ी किसी भी टाइम पे उनकी छुट्टी कर दोगे। प्रैक्टिकल होकर अगर हम बात करें तो फिक्स कॉस्ट से इतनी आसानी से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। फिक्स कॉस्ट को लॉन्ग टर्म के अंदर हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म डिसीजन थोड़ी ले रहे हैं, हम तो यहाँ पे अपने डे टू डे डिसीजन की बात कर रहे हैं कि डे टू डे डिसीजन के अंदर तो भाई ये मार्जिनल कॉस्टिंग ही हमें देखनी होगी। लॉन्ग टर्म के अंदर आप सही बोल रहे हो, लॉन्ग टर्म में शायद मैं कंसिडर कर लूंगा, लेकिन फॉर राइट नाउ फॉर डे टू डे मैनेजमेंट अभी नहीं हो सकता। फिक्स कॉस्ट को कैसे खत्म करूंगा? फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह पर ही। तो इसलिए रूल याद कर लो बस, देखो इस रूल के हिसाब से सॉल्व हो गया। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मेक और बाय का, अकॉर्डिंग टू दिस रूल यू हैव टू टेक दिस डिसीजन। उधर की 19 है तो बेटा अगर मैं खरीदने चला गया तो मुझे महंगा मिल रहा है ना। डिसीजन है कि बनाएंगे ना, खुद ही बनाने में सस्ता है ना। देखो, मेक इट का मतलब खुद प्रोड्यूस करेंगे। अगर वहां पे बाय कर लेते तो हमें महंगा पड़ता। तो इस वक्त इस सिनेरियो में हम बाय नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये क्वेश्चन चेंज कर दूं मैं थोड़ा सा, आपको ये क्वेश्चन मैं कर दूं, यहां पे लिख दूं 16.5, अब डिसीजन बदल जाएगा। क्योंकि अब जो ये ऑफर कर रहा है होलसेलर, ये तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट से भी कम पे कर रहा है। तो भाई आप फौरन से एक्सेप्ट करो, प्रोडक्शन को स्टॉप करो, भले रेंट भर लूंगा जेब से, वो तो वैसे भी भरना है, लेकिन अब तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट से भी कम पे मुझे डिलीवर कर रहा है। मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? और ये 16.5। अब मैं डिसीजन दूंगा बाय, स्टॉप प्रोडक्शन, बाय। आ रही बात समझ? दिस इज हाउ मेक और बाय डिसीजन वर्क्स। हाँ, अब इसके अंदर नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इन्होंने बोला था ना स्टार्ट में, क्वालिटी। तो ये तो चलो मैंने मेंशन कर दिया जैसे कि भाई सेम क्वालिटी है, लेकिन
कभी कभार एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि भाई मेक और बाय डिसीजन में क्या सिर्फ कॉस्ट को ही देखोगे क्या, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, सप्लायर कितना रिलायबल है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक बात का रेट ही है, पता चला सिर्फ एक बार का रेट देके हमारी प्रोडक्शन खत्म करा दी, बाद में बोल रहा है नहीं 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 अब में नहीं हो सकता। सप्लायर की रिलायबिलिटी देखो, ये देखो कि क्वालिटी सेम है नहीं है, ये देखो कि आपके जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है कोई उसके ऊपर तो नहीं इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत सारी बातें करने की है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मेक और बाय को और भी एक वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है, मेक और आउटसोर्स, ठीक है, आउटसोर्सिंग भी कहते हैं इसको, एग्जैक्टली किसी के और से काम आपने करवा लिया ना, तो मेक और बाय, मेक और आउटसोर्स या मेक और सब कॉन्ट्रैक्ट सब एक ही बात है। या अपनी जगह बनाने की जगह किसी और से या तो आप बनवा लें, किसी और से खरीद लें, किसी और से काम करवा लें, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग या सिंपली बाइंग फ्रॉम अदर्स। सो दैट इज डन। डिसीजन मेकिंग के अंदर ये एरिया मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे इसमें किसकी कंपनी की, पिछली वाली सिचुएशन के अंदर तो बेटा आपको बनाने में ही फायदा है फिर भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी बात सही है, शॉर्ट टर्म में तो भाई फिक्स कॉस्ट तो रहेगी ना, कुछ भी कर लो आप, बनाओ या खरीदो फिक्स कॉस्ट तो बढ़नी है। तो यार बना के कम में पड़ रहा था, खरीद के तो और महंगा हो गया। सोचो तुम अगर खरीदते हो $19 का तो $2 तो तुम्हें वैसे ही बढ़ने, तब तुम्हारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 21। ये कैसा फजूल फैसला लिए, इसलिए ये बात तो अब गारंटीड हो गई, ये रूल बस खत्म, इधर बात खत्म हो गई। जब भी हम मेक और बाय डिसीजन लेंगे तो हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे किससे, द परचेजिंग प्राइस से। चलिए ये हो गया यहां पे, अब दूसरे एरिया पे बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सारे पॉइंट्स आएंगे। नाउ शट डाउन डिसीजंस। अब शट डाउन डिसीजंस का मतलब क्या है, देखो कभी कभार क्या होगा कि आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, उसमें से कुछ प्रोडक्ट लॉस मेकिंग होंगे, या एक प्रोडक्ट कह लेते हैं, चले आपके 4 प्रोडक्ट्स हैं उसमें से एक प्रोडक्ट लॉस कर रहा है, 3 प्रोडक्ट फायदा हो रहा है आपको, उसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है, और एक प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अगेन नॉर्मल दिमाग क्या बोलेगा, लॉस वाले को बंद करो भाई, लॉस वाले को क्यों चलाएंगे यार, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, प्रॉफिट होता है ना। तो नॉर्मली देखा जाए तो लॉस वाले को बंद कर देना चाहिए और प्रॉफिट वालों को कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल दिमाग बोलता है। मार्जिनल कॉस्टिंग का दिमाग यूं नहीं सोचता, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग तो प्रॉफिट को कंसिडर ही नहीं करता डिसीजन मेकिंग में, वो तो कंसिडर करता है किसको, कॉन्ट्रीब्यूशन को। क्या ख्याल है, शुरू से लेकर अभी तक कॉन्ट्रीब्यूशन में ही तो फैसले हो रहे हैं। याद करो लिमिटिंग फैक्टर प्रॉफिट पर यूनिट पे रैंकिंग करते थे क्या, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर पे रैंकिंग करते थे ना। यानी हर फैसला अभी तक आप लोगों ने किसमें किया, कंट्रीब्यूशन पे तो किया है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट को वैल्यू नहीं करता, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर फिक्स कॉस्ट लेस हुई होती है। अगेन वही वाली बात, मार्जिनल कॉस्टिंग की फिक्स कॉस्ट से बड़ी हटती है, अजीब टसल है उसकी ना, फिक्स कॉस्ट से पता नहीं इसकी एक अलग लगती है। तो फिक्स कॉस्ट को बीच में नहीं लाओ, फिक्स कॉस्ट से हटा के बात करो। तो क्योंकि प्रॉफिट के अंदर फिक्स कॉस्ट लेस हुई हुई होती है तो बोलता है नहीं मैं प्रॉफिट पे बिलीव नहीं करता, कंट्रीब्यूशन दिखाओ। तो शट डाउन डिसीजन से पहले मार्जिनल कॉस्टिंग का रूल क्या है, रूल पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। द रूल इज फॉर शट डाउन डिसीजंस, कभी भी कोई प्रोडक्ट हो, कोई ब्रांच हो, कोई भी चीज बंद करने से पहले ये रूल आपने देख लेना है। सो द रूल इज इफ द प्रोडक्ट या ब्रांच या division is making a positive contribution, तो फिर इस केस में डिसीजन आपका होना चाहिए कंटिन्यू। और इन केस if the product या division
is making a negative contribution. यानी जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो नेगेटिव में आंसर आ जाए, तो फिर इस वक्त डिसीजन होगा शट डाउन ऑपरेशंस। बहुत सिंपल और सीधा उसूल मार्जिनल कॉस्टिंग का, कि जब तक कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आ रही है जब तक कंटिन्यू किया जाए। जिस टाइम पे कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो जाए, यानी जब सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें और वो नेगेटिव हो जाए, तो फिर उस केस के अंदर फिर आप उसको डिसकंटिन्यू कर दें। यानी दोनों सिनेरियो में इसने बोला प्रॉफिट को नहीं देखो, प्रॉफिट देखने से कुछ नहीं होता, आप कंट्रीब्यूशन को देखो। इस बात को मैं एक एग्जांपल से भी समझा भी देता हूं, पहले लिख लो, आपको फिर बात समझ में आएगी कि ये सही बोल रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि दिमाग में एक बात आती है कि सर लॉस में क्यों कंटिन्यू करें हम, जब एक प्रोडक्ट लॉस कर रहा है तो उसे बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी बताता हूं, इस एग्जांपल से आपको ये प्रूफ कर देता हूं। क्या नहीं, जरूरी तो नहीं है ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला भी तो करता है ना काम। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला तो क्या बोलता है, मैं तो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में टोटल कॉस्ट डालूंगा, वो तो फिक्स कॉस्ट भी डालता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला तो प्रॉफिट एंड लॉस पे ही फैसला करता होगा, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग वाले ऐसे नहीं करते। मार्जिनल कॉस्टिंग वाले बोलते हैं नहीं, कंट्रीब्यूशन पे करेंगे फैसला। कैसे करेंगे देखते हैं। तो रूल आपके सामने क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं उधर लिखवा रहा हूं, उधर मैं कर देता हूं बोर्ड, ताकि आप लोगों को वहां का एरिया नजर आ जाए सही से। तो वहां पे हम एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यार अकाउंटिंग में बोर्ड छोटा पड़ जाता है यार, इतना बड़ा बोर्ड है अलग। एग्जाम्पल ये है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स प्रोड्यूस 3 products, product A, product B, product C। अब सेल्स इन तीनों की 1 लाख, 2 लाख और 3.5 लाख। फिर मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। बिल्कुल निकालते हैं अभी। 30,000, 20,000, 20,000 और 20,000, ठीक है। फिर इधर आ जाओ तो यहाँ पे लिखते हैं मटेरियल 50,000, लेबर भी 50,000, वेरिएबल ओवरहेड भी 50,000 और ये भी 50,000, या ये कर देते हैं इसको हम 70,000। फिर इसको अगर हम देखें तो ये लाख कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं लाख, इसको हम कर देते हैं 50,000, इसको हम कर देते हैं 50,000। अब जब प्रॉफिट और लॉस निकलेगा इन तीनों का, तो जरा मुझे वैल्यूज कैलकुलेट करके बताएं। पहले वाले का तो आएगा 10,000 पॉजिटिव, इसका आएगा -20,000, यानी इसका मतलब है लॉस हो रहा है, और इसका आएगा 50,000 का प्रॉफिट। सिर्फ अभी ये लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। सिर्फ अभी एग्जांपल लिखो और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, अभी आप सिर्फ एग्जांपल लिखें। इसको रेड कर देते हैं ना, ताकि हाईलाइट हो जाए, ये नुकसान
जी स्टूडेंट्स, तो अब इस एग्जाम्पल से क्या नजर आ रहा है सामने कि प्रोडक्ट बी इज इन लॉस whereas प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट सी आर मेकिंग प्रॉफिट्स। ऐसे ही है भाई, मेरे पोर्टफोलियो में 3 प्रोडक्ट्स हैं और उन 3 प्रोडक्ट्स में से 2 प्रॉफिटेबल है और 1 लॉस है। तो भाई बाकी 2 मैनेजर्स बोलेंगे तो सही ना कि सर ये क्या बात हुई, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है क्या कि हम प्रॉफिट करके दें, वो क्या कर रहा है। इसी तरीके से आपका जो मैनेजर है, जो शेयर होल्डर है, वो भी आपसे पूछेगा कि यार ये इस प्रोडक्ट को क्यों चला रहे हो तुम, जब नुकसान करे जा रहे हैं, नुकसान पे नुकसान करे जा रहे हैं। तो वाकई में बात तो सही है, लॉस हो रहा है, बंद कर दो। लेकिन फाइनल कॉस्टिंग क्या बोलता है, रुको, हौसला रखो, कहीं ऐसा ना हो गलती हो जाए, बाद में रिग्रेट करना पड़े। समझदारी से, अकलमंदी से फैसला लेता है, क्या जल्दी है फैसला लेने की। तो मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि भाई आप यहां पे प्रॉफिट को देखें ही नहीं, आप यहां पे कंट्रीब्यूशन को देखें। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है कि सेल्स में से सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है। तो अगर मैं यहां पे सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं तो मैं यहां पे एक और सब टोटल कर सकता हूं कंट्रीब्यूशन के लिए। क्या ख्याल है? तो बेटा आप सिर्फ मुझे कंट्रीब्यूशन की वैल्यू निकाल के बता दें, तीनों की, लाख माइनस 30 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। फिर अब बताएं उधर 50,000 पॉजिटिव, फिर 1 लाख पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जब कंट्रीब्यूशन निकाला तो पता ये चला कि प्रोडक्ट भी बज़ाहिर नुकसान में है, लेकिन स्टिल कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है 50,000 पॉजिटिव। चलो आज आपकी बात मान लेता हूं, इसको मैं कर देता हूं कैंसिल, आपकी बातों में आ जाता हूं। लॉस को देखते हुए इस प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं हम, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, अब ये जो 50,000 मिल रहा था प्रोडक्ट बी से, वो मिलना बंद हो जाएगा? बंद कर दिया ना भाई आपने, तो ये 50,000 मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन क्या ये 70,000 की फिक्स कॉस्ट फौरन से खत्म हो जाएगी? नहीं सर, ये तो रहेगी, क्योंकि फिक्स तो फिक्स होती है, वो तो प्रोडक्शन की वजह से चेंज। इसका मतलब है अब ये 70,000 का बोझ कौन उठाएगा? प्रोडक्ट ए और सी, जिसकी वजह से वो दोनों भी लॉस में चले जाएंगे। यानी एक तरीके से इस प्रोडक्ट बी ने उन 2 प्रोडक्ट को लॉस से बचाया हुआ है। कंपनी का हिस्सा है ना भाई, माना कि खुद प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट तो कर रहा है ना कंपनी के अंदर, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में तो हेल्प कर रहा है ना आपकी। कोई क्यों सोचे, तो मार्जिनल कॉस्टिंग ने बचा लिया ना भैया। मैं 50,000 तो कवर कर रहा है कम से कम, वो भी आना बंद हो जाएगा तो 70,000 पूरे के पूरे किसको उठाने पड़ेंगे? कम से कम आपकी हेल्प तो कर रहा है ना। नहीं कमा पा रहा है, प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहा, लेकिन कंपनी के फिक्स कॉस्ट को कवर करने में हेल्प कर रहा है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग अगेन हमें एक गलत डिसीजन लेने से रोक रहा है। वो बोल रहा है कि भाई सुकून से सोचा करो, प्रॉफिट के हिसाब से नहीं सोचा करो, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से सोचा करो। हाँ, अगर यहां पे नेगेटिव आ जाता ना तो मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोलता बंद करो भाई इसको, क्योंकि ये तो मजीद बोझ बन रहा है आपकी कंपनी के ऊपर। तो इसलिए हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग will be based on contributions, not on profitability. You will always have to make decisions on contribution. As far as the contribution is positive, you should continue the product. And if the product starts making a negative contribution, then simply stop it. उस वक्त भी बंद कर दो उसको। ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गई, शट डाउन डिसीजंस भी समझा दिया। 2 हमने एरियाज मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के समझ लिए। अब आ जाते हैं वापस से तीसरे ऑप्शन की तरफ, और इसका तो नाम ही ऑप्शंस। अब ऐसे सवाल ना बेशुमार मिलेंगे आपको पास्ट पेपर्स के अंदर, यानी आपको वो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 करके देगा और वो आपसे सवाल पूछ लेगा कि भाई कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है, सेलेक्ट करके दे दीजिए डायरेक्टर को कि या मशीन को हम कर लें सेलेक्ट, या अपने वर्कर्स से ओवर टाइम करवा लें, या ये कर लें या वो कर लें। तो ऐसे तो मतलब अब हम लोग 50,000 इसके ऑप्शन से निकल आएंगे। तो इस वक्त कोई एज सच सर्टेन कंडीशन या सर्टेन रूल एज सच नहीं लिखवाऊंगा मैं, लेकिन एज द जनरल रूल इसमें भी मैं आपको ये लिखवाऊंगा कि भाई जब कभी भी हम ऑप्शंस को सिलेक्ट करें तो ऑप्शंस के लिए सिंपल रूल ये होना चाहिए
that always compare variable cost and contribution of each option. कॉन्सेप्ट तो वही है ना यार, मार्जिनल कॉस्टिंग ही है ना, ये तो अलग अलग करके आपको पार्ट्स तोड़ो के बता दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। वरना तो मैं इन सारी डिसीजन मेकिंग को एक जनरल वर्ड में तोड़ सकता था कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग की डिसीजन मेकिंग बेसिक किस पे करती है, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पे। तो अभी तक आप यही कर रहे हैं, देखिए हर पार्ट में आप यही कर रहे हैं, लेकिन उसको हमने सब डिवीजन कर दिया ताकि आप लोगों के लिए क्लैरिफाई हो जाए कि यार ऐसा सिचुएशन में क्या करना है। तो भाई ऑप्शंस कोई से भी आ जाए, 50 ऑप्शन वो आपको दे दे, मेन है आप सारे ऑप्शंस की वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे और फिर सारे ऑप्शंस के कॉन्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशंस की बेसिस के ऊपर डिसीजन होता है, कम होगी वो अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसका, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, एक और भी एरिया है, वो भी एक आप लोगों से डिस्कस कर ही लेते हैं, बात चल रही है तो, एंड दैट इज accepting order at below normal selling price। कभी कभार हो जाता, आ जाता। accepting order at below normal selling price। भाई मैंने यहाँ पे फीस रखी है फॉर एग्जाम्पल 8,000 पर सब्जेक्ट, ठीक है। अब इस वक्त मुझे एक बात बताओ अकलमंदी से, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को साइड कर रहे हैं हम, अभी हमसे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल बातों को नहीं लाना बीच में। इस वक्त 8,000 रुपए सब्जेक्ट की फीस है, लेकिन इस वक्त चेयर्स है ना, वेकेंट जगह है ना। अभी अगर कोई एक नया ग्रुप आता है मेरे पास, 5 बच्चे एक साथ आते हैं, बोलते हैं सर 8,000 तो नहीं दे सकते, 5,000 रुपए दे सकते हैं आप। मैं बोलो नहीं नहीं भाई मेरी फीस तो 8,000 है, जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस में हर किसी बच्चे से चार्ज कर रहा हूं आपसे भी चार्ज करूंगा, वरना तो बायस्ड हो जाएगा। यानी अगेन मैं नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को दिमाग में डालने लग गया। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है, रुको इधर, क्या कर रहे हो भाई, सीट्स खाली है ना, क्या तुम्हारी इस वजह से कोई कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, क्या तुम्हारी इस वजह से कोई और प्रोडक्ट के अंदर उसकी एडिशन करना पड़ रहा है, यानी सब कुछ सेम है। तो अगर आज वो बच्चा आपको 5,000 रुपए भी देता है तो उसकी वजह से आपकी कोई कॉस्ट तो नहीं बढ़ रही ना, सीधा सीधा कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है ना। तो अकलमंदी किस चीज में है कि आप उनको बोले आ जाए बेटा बैठ। तो अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट मुझे इस वक्त की ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, हालांकि वो मुझे बिलो द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफर कर रहा है जी, वो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है। मैंने अभी बोला प्योर फाइनेंशियल बात करते हैं अभी हम, तो मैं किसी को बताऊंगा थोड़ी, बताऊंगा भी नहीं तो बात फिर दबा दी जाएगी ना वो, ठीक है ना। तो इसलिए प्योर इंटरनल डिसीजन मेकिंग है ना, मैंने क्या बोला था, कॉस्टिंग इज प्योर इंटरनल, ये हमारा इंटरनल मैटर होता है, ये हम किसी को डिस्क्लोज थोड़ी करते हैं। तो बात सारी ये है, लेकिन बात सही है आपकी, बात बिल्कुल सही है। अगर किसी कस्टमर को पता चल जाएगा कस्टमर खराब हो जाता है इससे, ये बात अभी मैं भी करने वाला था, लेकिन ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर में आता है। फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे कॉस्टिंग क्या बोलता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है कि अगर कोई ऑर्डर आपको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है तो ये नहीं देखो कि प्रोडक्ट के ऊपर क्या प्राइस छपी हुई है, इस प्रोडक्ट के ऊपर $50 छपा हुआ है, लेकिन आपको इसकी वेरिएबल कॉस्ट पता है $10। अब एक बंदा $50 नहीं दे रहा, वो बोलता है नहीं मैं $40 दूंगा, हालांकि इसके ऊपर $50 छपा हुआ है, आप उसको $40 में भी बेच के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही अर्न कर रहे हो ना। सो अकलमंदी का डिसीजन ये है कि आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है तो क्या बुराई है यार, हाँ जगह नहीं होगी ना तो मैं कहीं पे ₹1 कम नहीं करूंगा, मुझे पता है कि भाई ये नहीं तो कोई दूसरा आ जाएगा, तो मैं उस वक्त नहीं करूंगा। कैपेसिटी अगर मेरी फुल है तो मैं तो कभी भी नहीं करूंगा एंटरटेन। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, आप उसको जनरेट कर सकते हो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन, तो व्हाई नॉट, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या इशू है, कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग हमें स्मार्ट डिसीजन मेकिंग सिखाता है। वो बोलता है जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, इमोशनल नहीं लाओ बिजनेस के अंदर, प्योर देखो हिसाब किताब कि अगर आपको नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम में भी कोई ऑर्डर कर रहा है लेकिन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जनरेट हो रहा है, एक्सेप्ट करो।
हो सकता है उस ऑर्डर से पता नहीं कितने और ऑर्डर्स मिल जाए। लॉन्ग टर्म विजन देखो ना भाई। अगर एक मार्केट में आता है कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज बेचता हूं $50 की, ये नया कस्टमर आया मेरे पास, बोलता है सर $30 से ज्यादा नहीं दूंगा। मैं बोला भाई 50 की जगह 30 मांग रहा है, क्या हो गया? तो सही है। बोला सर आप मुझे $30 का देंगे, मैं आपको बोलता हूं मैं आपको 10 कस्टमर लगे। अब मैं बोलूंगा चल भाई $30 का दे देते हैं, वैसे भी मुझे तो बचत ही हो रही है, चलो कम बचत हो रही है, लेकिन उसकी वजह से ये 10 कस्टमर जो लाके दे रहा है वो, यूं भी तो सोचना पड़ेगा ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचना पड़ता है ना कभी कभार। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है कि भाई अगर कोई नॉर्मल सेलिंग प्राइस से आपको कम ऑफर करता है, बस सिंपल इतना देख लो कि कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, एक्सेप्ट कर लो, फिर ये नहीं देखो कि कस्टमर के प्रोडक्ट के ऊपर क्या छपा हुआ है, कुछ भी छपा हुआ है, आपको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो रहा है, एक्सेप्ट करो। कीपिंग इन माइंड जगह भी होनी चाहिए आपके पास, कैपेसिटी होनी चाहिए। पता चला वो लिमिटिंग फैक्टर वाला सिनेरियो और आपने क्या कर लिया, ये कर लिया, ऐसा नहीं। लिमिटिंग फैक्टर के अंदर तो हम सोच रहे होते हैं कि जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो भी बनानी है नहीं बनानी, तो इस सिनेरियो में नहीं कर देना भाई कहीं। ये नॉर्मल सिनेरियो की बात है जब आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है। मैंने आगे शर्त क्या रखी थी एग्जाम्पल देते वक्त, मेरे पास एक्स्ट्रा चेयर हैं तो मैंने आपको ये बोला मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन जिन बैचेस के अंदर नहीं होती तो उसमें फिर ऑब्वियसली मुझे फिर बिल्कुल वही रहना पड़ता है, जैसा है वैसे ही। यस, समझ गए आप बात। तो भाई आज का लेक्चर पूरा का पूरा इसी पे था कि आप लोगों को जब भी स्मार्ट डिसीजन मेकिंग करनी है मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से, द रूल शुड बी वेरी क्लियर दैट द होल कंप्लीट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज बेस्ड अराउंड वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. Do not consider fixed cost and profitability in your decision making according to marginal cost. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट पास्ट पेपर्स स्टार्ट करेंगे और इसको फिर आपको सॉल्व करेंगे कैसे क्वेश्चन को।